जितना धमाकेदार ये टीजर था उतना ही धमाकेदार आज का सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ हैं भारत के पहले शाओलिन ग्रैंड मास्टर शिफू गणेश शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और फिर शुड वी डू दिस? यू कैन डू दिस आल्सो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप भारत के पहले शाओलिन ग्रैंड मास्टर रहे हैं और हम आज पहली बार इस आर्ट पे, इसको आर्ट कहना बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, मार्शल आर्ट्स कहते हैं तो आर्ट फॉर्म ही है जी। तो आज पहली बार हम इस आर्ट की चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम पे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भारत के पहले शाओलिन ग्रैंड मास्टर किस प्रकार आप बने, कैसे आपने सोचा कि मुझे इस तरह का मार्शल आर्ट सीखना है? नहीं, मैं एक्चुअली 5 से 6 साल की उम्र से मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कर रहा था, बट इसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे घर में जो गाड़ी चलाते थे सूरजपाल, उनको देता हूँ। तो वो जैसे छोटे बच्चों को अमर चित्र कथाएं की कहानियाँ सुनाई जाती, तो मुझे कंधे पे बैठा के 36 चेम्बर्स ऑफ शाओलिन, मैड मंकी कुंफू, स्नेक इन द मंकी शैडो, इसकी कहानियाँ नरेट करते थे। फिर उस ज़माने में VCR VHS टेप आते थे, तो लाके उन्होंने वो मूवीज़ मुझे दिखाना शुरू कराई। सो इट जस्ट गॉट सो इन माई ब्रेन, इन माई बॉडी। तो मैं अपने फादर को बोलता था कि मुझे शाओलिन मंक बनना है, एंड ही यूज्ड टू लाफ। और मेरी फैमिली 4 जनरेशन्स ऑफ जर्नलिस्ट की है और मैं आई एम द ऑड वन आउट इन माई फैमिली। तो बट करते करते फिर सन 2001 में, after my father's demise, I decided to pursue my dream, and that's how I went to Shaolin Temple. 20-21 साल का था तब मैं। जी। और कोई भी ज्ञान गुरु के बिना अधूरा है। तो जब आपकी ट्रेनिंग हुई तो आपके गुरु कौन रहे, किन किन लोगों से आपने ये ट्रेनिंग ली? इंडिया में पहले मैंने 11 साल तक ट्रेनिंग की, जिसमें मैंने कराटे, कलरीपयट किया, फिर कुंफू किया। शाओलिन टेम्पल में जो मेरे मेन गुरु थे और अभी भी हैं, कि गुरु एक ही होता है जो आपको रास्ता दिखाता है, दैट इज़ ग्रैंड मास्टर शी हेंगजुन। उसके बाद मेरे बहुत और भी इंस्ट्रक्टर्स और टीचर्स रहे, बट ही वाज अ वन हु एक्चुअली हेल्ड माय फिंगर एंड हैंड एंड मेड मी वॉक थ्रू दिस लाइफ। तो जो भी ज्ञान मैंने अर्जित किया है वो उन्हीं की बदौलत है। और कुंफू में जो एक शब्द होता है शिफू, वो उसका मतलब होता है टीचर लाइक फादर। और वो बनने के लिए स्टेजेस होती हैं। कुंफू में बाकी मार्शल आर्ट्स की तरह बेल्ट्स नहीं होते ट्रेडिशनली। तो उसमें एक आप स्टूडेंट होते हो, देन यू एंड अप बिकमिंग अ डिसाइपल। तो आपकी एक सेरेमनी होती है जिसको हम पाइशी बोलते हैं। यू हैव टू ऑफर द टी टू द टीचर। अपने गुरु को आप नीचे बैठ के, घुटने पे बैठ के चाय ऑफर करनी पड़ती है। या तो आप ये रिक्वेस्ट करते हैं उस गुरु से कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, या ये अपॉर्चुनिटी गुरु आपको दे सकते हैं। तो मेरे गुरु ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी 3 साल बाद दी। उस वक्त अराउंड 350 चाइनीज़ लोग थे और शायद 10 फॉरेनर्स थे। उसमें से मुझे चुना उन्होंने और मेरी सेरेमनी की। और उसके बाद जो उन्होंने मुझे सिखाया वो बहुत अलग था जो नॉर्मल एक जो कमर्शियल ट्रेंड में लोग सीखते हैं। बिकॉज शाओलिन कुंफू में स्पिरिचुअलिटी का बहुत महत्व है। और ये इसलिए बाकी मार्शल आर्ट से थोड़ा अलग है, जिसको हम बोलते हैं चैन, वू, यी। चैन संस्कृत वर्ड से आया ध्यान। वू इज मार्शल आर्ट्स, फाइटिंग टू डेवलप द बॉडी, एंड यी इज हीलिंग, हाउ टू फिक्स योर बॉडी। इफ यू नो हाउ टू हर्ट समवन, आपको ये भी आना चाहिए उसको हील कैसे करते हैं। तो ये इन तीनों चीज़ों का एक मिश्रण है। इसके बिना आप शाओलिन टीचर नहीं बन सकते। और जो रैंक होती है वो आप नहीं लेते हैं, ये आपका टीचर, इट इज़ बिस्टॉन्ड अपॉन यू। तो जो शिफू टाइटल है वो मेरे टीचर ने मेरे को दिया था। जी। तो शाओलिन टेम्पल से ही टाइटल प्राप्त करने वाले आप पहले भारतीय बने और चाइना में जाके आपने ये सीखा। तो हर कोई तो वहाँ जाता नहीं है। आप हमें बताइए कि वहाँ एक आम दिनचर्या कैसी है, कैसा है वहाँ का जीवन शाओलिन टेम्पल का? बहुत, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि हिंदुस्तान में जो और भी देशों में एक नॉर्मल ट्रेंड है, जैसे आपने भी बचपन में कभी ना कभी टाइक्वांडो या कराटे या क्लासेस ली होंगी, तो हफ्ते में 3 दिन होती हैं, 2 घंटा शाम को हो गई। वही माइंडसेट लेके मैं भी पहुंचा था कि ट्रेनिंग होगी। पता तो था मुश्किल होगी, बट ये नहीं पता था कि इतनी मुश्किल होगी। और जिस टाइम पे मैं गया था, और अगर आप आज जाएं, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक में जा रहा हूँ, आज इट्स लाइक शाओलिन टेम्पल एक कल्चरल हेरिटेज साइट है। वहाँ आप जाएंगे तो बाहर होटल्स हैं, इंडस्ट्री है, आप गोल्फ कार्ट है, बच्चों को कमरा मिल जाता है जिसमें एसी है, टॉयलेटों में जब गया था तब वहाँ पे कुछ नहीं था। एक लकड़ी के फट्टे में बच्चों के साथ बंक बेड्स में सोता था। लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। और जो ट्रेनिंग रिजीम था, सुबह मॉर्निंग
4 बजे उठते थे, 4 से 5 बजे तक स्टैंडिंग मेडिटेशन करते, जैनजुआंग जिसे बोलते हैं, हगिंग ट्री पॉस्चर। एक बुद्धा ने एक बोला है, देयर आर 3 वेज टू एनलाइटनमेंट, स्लीपिंग, सिटिंग एंड स्टैंडिंग। सोते सब लोग हैं, सुबह फ्रेश फील करते हैं। सिटिंग मेडिटेशन इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस अचीव हुई। स्टैंडिंग मेडिटेशन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आप देखेंगे लोग ताइची प्रैक्टिस करते हैं, मूविंग मेडिटेशन। उसका एक पर्पस है, जैसे इससे पहले मैंने जो हमारे गेस्ट थे, इज अ पेंटर, उन्होंने किया है आर्ट इज फॉर्मलेस। बिल्कुल। ओके, सो व्हाट इज अ ट्रू एसेंस ऑफ मेडिटेशन इज कि टू अचीव कामनेस एंड स्टिलनेस इज वेरी इजी। जैसे अभी ये माहौल है, इसमें आप ओम का मंत्र लगा दें और आप बैठ जाएं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और सडनली आप जब मेडिटेट कर रही हैं और आपके पीछे में मेटालिका और डेफ लेपर्ड सडनली चला दूं तो आप बोलोगे नहीं मैं मेडिटेट कर रहा हूं, मुझे मेडिटेट करने दीजिए। दैट मीन्स यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। राइट। टू अचीव स्टिलनेस एंड केओस इज रियल मेडिटेशन। इसलिए एक स्टैटिक वाटर में डेंगू का मच्छर पड़ जाता है, लेकिन झरना हमेशा फ्लो करता है। सो इन China, meditation in motion is considered very important in life, because जैसे ही अब आप और हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, there'll be chaos, traffic chaos, office chaos, घर में chaos, but to be calm in that chaos is called real meditation. I think यही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हर वक्त एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकते। लाइफ इज इन अ कांस्टेंट फ्लक्स। हम परिवार के साथ भी रहते हैं, बाहर इतना ट्रैफिक देखते हैं और ट्रैफिक देखते ही गुस्सा आ जाता है, तो वो नहीं आना चाहिए। तो खैर 4 से 5 बजे तक स्टैंडिंग मेडिटेशन, फिर हम लोगों को नैप मिलता था, फिर सुबह हम 1000 मीटर का पहाड़ था जो सबसे मुश्किल था मेरे लिए करना, जहाँ पे बौद्ध धर्म की केव है। सो यू हैव टू रन द 1000 मीटर माउंटेन, जो आई थिंक एक आदमी को जनरली 1 घंटा लगता है जाने में, 20 मिनट में ऊपर एंड क्रॉल बैक लाइक अ डॉग विद बोथ हैंड फीस। फिर देन हॉर्स स्टैंड्स में, यू नो, माबू में टू होल्ड। दिन की 7.5 घंटे की ट्रेनिंग लगभग एक दिन में। आई स्टिल रिमेंबर पहले महीने 7 दिन के बाद में 10 दिन तक कॉम्बी फ्रेम में जीवित था। अगर खड़ा हो जाता था तो बैठ नहीं पाता था, बैठ गया तो खड़ा नहीं हो पाता था। मतलब इतना दर्द था, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, बहुत मुश्किल था, बट इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। ऑफ कोर्स, इट इज ऑल अबाउट मेंटल टफनेस, माइंड ओवर मैटर, दैट्स व्हाट इट बिल्ड्स। और आपकी इस टफ जर्नी में एक स्वीट सी मेमोरी भी है आपकी। अगर बॉलीवुड जर्नी की बात करें तो उस जर्नी के बारे में बताइए कि किस तरह वो कॉल आपको आया और आप बॉलीवुड तक पहुंचे। वैसे मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, मेरी लाइफ में सबसे स्वीट जर्नी शाओलिन टेम्पल ही है, क्योंकि हर आदमी का एक ड्रीम होता है। कोई अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। मैंने बचपन से यही चाहा था कि मैं शाओलिन टेम्पल जाऊँ, वहाँ से ये आर्ट लेके आऊँ और इंडिया में शाओलिन टेम्पल बनाऊँ। तो बाकी सब मेरे लिए चेरी ऑन द केक है। इट्स आई डोंट पे मोर इम्पोर्टेंस और मच इम्पोर्टेंस टू फिल्म है या नहीं है तो ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। बट येस, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने बुलाया और मुझे काम दिया। तो यस, डॉन फिल्म के लिए मुझे बुलाया गया था कोरियोग्राफ करने के लिए। वो फॉर अ यंग 23 ईयर ओल्ड पर्सन बहुत बड़ा ब्रेक था मेरी लाइफ। एंड द टाइटल ऑफ एक्शन कोरियोग्राफर, जो पहले आज तक भारत में किसी को नहीं मिला है। जी, वो उसका पूरा श्रेय फरहान अख्तर जी को जाता है। तो उन्होंने दिया था ये टाइटल मेरे को, बिकॉज पहले हिंदुस्तान में मूवी इंडस्ट्री में फाइट मास्टर का ही टाइटल होता था, या डांस मास्टर लोग बोलते थे। और इसके अलावा भारत की स्पेशल फोर्सेस, एलीट फोर्सेस को ट्रेन करना, ये अपने आप में गौरव की बात है। वो कैसा अनुभव रहा आपका? ये हिंदुस्तान की पुलिस को तो मैं सिखा ही रहा था, ऑन एंड ऑफ ट्रेनिंग में दे रहा था। 2008 में मैं एक और कला इंडिया में लेके आया, जैसे शाओलिन में लेके आया, उसी तरीके से मैं इंडिया में एक कला है पिकिटी टर्शिया काली, वो मैं फिलीपीन से लेके आया और फिर मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिए। वो कला स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल ऑफ इंडिया में एक ऑफिशियल सिस्टम बना, जिसका मैं क्लोज कॉम्बैट मेंटर था। और उससे ये कला, यू नो, NSG, यू नो, गरुड़ स्पेशल फोर्स जो एयर फोर्स की है, पैरा स्पेशल फोर्सेस, हमारे पूरे आर्म फोर्सेस में फैली और उसको मैंने फैलाया। तो इट टीचेस यू हाउ टू इमोबिलाइज द एनिमी इन 3 to 5 सेकेंड्स। ओके। हाँ, यूजिंग एज वेपन्स, मतलब चाकू हो, बिकॉज ये हमको बहुत समझना पड़ेगा और ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो आजकल मैं देखता हूँ मार्शल आर्टिस्ट ये चीज़ नहीं समझते। क्योंकि अगर हम बोल सकें तो आर्म फोर्सेस आर पेड टू किल in order to protect the country. Right. Civilians are not.
तो अगर आप किसी सिविलियन को ये कला सिखाएंगे, वो बहुत ज़्यादा लीगल लाइबिलिटी में आप पड़ जाएंगे। यू नो, आप सड़क में रोड रेज होती है, अब आप किसी को चाकू तो नहीं मार सकते। तो बहुत से इंस्ट्रक्टर्स मैं देखता हूँ फिलिपिनो मार्शल आर्ट्स के, जो यू नो यंग बच्चों को बहुत फैसिनेट भी करता है चाकू चलाना, ये वो। बॉलीवुड फिल्म में संजय दत्त साहब ने, वो भी मेरे इंस्ट्रक्टर हैं, ही इज़ अ प्रॉपर्ली ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर अंडर मी। तो बाली सॉन्ग एक नाइफ था जो उन्होंने चलाया था, तो बहुत सबको फेमस। सो ऑल दीज आर वेरी डेंजरस वेपन्स। तो एक इंस्ट्रक्टर को बहुत ही डिलिजेंटली ये कला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पास करनी चाहिए। और स्पोर्ट्स जो है वो मार्शल आर्ट्स आप मान लीजिए एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर बहुत से सेगमेंट हैं, जो 4 सेगमेंट है उसमें से एक सेगमेंट है मार्शल स्पोर्ट्स, टैइक्वांडो, जूडो, आजकल कराटे। एक सेगमेंट आ जाता है जिसको हम ऑथेंटिक मार्शल आर्ट्स बोलते हैं, विच इज़ यूनिफिकेशन ऑफ हमारा बॉडी, माइंड और स्पिरिट, जो स्पिरिचुअलिटी आती है टू बिकम अ बेटर पर्सन। ये मेरा एक कोट है जो मैंने लिखा है, you train to become a warrior, not a fighter, because a warrior knows a hell he can let loose, so he chooses a path of peace and respect. We are fighting gentlemen. right. absolutely. We are not aggressive people. मार्शल आर्ट्स करके आप शांत हो जाते हो, आप एग्रेसिव नहीं होते। और अगर कोई एग्रेसिव हो रहा है यानी उसकी ट्रेनिंग में फ्लॉ है। This is a very rightly thing that you said, like fighting gentlemen, you know, you don't lose that calmness within you, मगर साथ ही साथ जो एक राजसिक तत्व है जो होना चाहिए एक वॉरियर में, वो भी रहता है। अगर आप सिखाते भी हैं और बात करें तो 8 गुरुकुल हैं शाओलिन। नहीं 8 नहीं मैम, 8 मार्शल आर्ट्स मैंने ट्रेन किए 40 साल में। शाओलिन गुरुकुल स्कूल ऑफ कॉम्बैटिव आर्ट्स मेरा एक स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल है उत्तराखंड में, नैनीताल पंगौट में, जहाँ पे मैं सिखाता हूँ। बेसिकली शाओलिन टेम्पल मुझे खोलना था, तो उसी के वही ध्यान रखते हुए कि वहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच सकती, आपको कम से कम 5 से 7-8 मिनट चलना पड़ता है वहाँ पे जाने के लिए। वहाँ पे बच्चे रह के ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे मैं ही सिखाता हूँ जनरली। तो गुरुकुल मैंने बनाया, और इंडिया में मेरे 8 सेंटर्स हैं, और विदेश में 10 सेंटर्स हैं मेरे, जहाँ पे मैं ट्रैवल करता हूँ और सिखाता हूँ। तो किस प्रकार के लोग, बच्चे सीखते हैं, विमेन सीखती हैं? और एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बात करी एक मार्शल आर्ट को हम सेल्फ डिफेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कैन वी यूज़ इट एज सेल्फ डिफेंस, खासकर अगर विमेन की? हाँ, मैं आपको बता रहा था, जैसे एक सेगमेंट है आपका मार्शल स्पोर्ट्स, जैसे मैंने अब उसमें बताया कराटे, टैइक्वांडो, जूडो, जिसमें बहुत प्रोटेक्शन गियर के साथ सिखाया जाता है। फिर मार्शल आर्ट्स आ गया, फिर आपका आता है कॉम्बैट स्पोर्ट्स, जैसे MMA, मुay थाई, सैंडा, ये थोड़े हार्ड स्पोर्ट्स है जो केज में लड़ते हैं, इसमें बहुत फुल कांटेक्ट होता है। और फिर आता है सर्वाइवल कॉम्बैट। मैं सेल्फ डिफेंस वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ एक्चुअली, ज़्यादा मुझे पसंद भी नहीं है। जैसे लोग विमेन सेल्फ डिफेंस बहुत कहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप क्यों विक्टिम बना रहे हो औरत को? आपने ऑलरेडी उसको एक विक्टिम बना दिया है। सेल्फ डिफेंस करो, आपको कोई मारेगा आप बचाओ, क्यों? इट इज़ ऑलवेज अबाउट एम्पावरमेंट. It is women empowerment. It is not women self-defense. For me also, I say it's not self-defense. It is empowering myself with correct tools, so that हम वो स्थिति पे ना पहुँचें। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया, इसको हम कहते हैं escape to gain safety. अगर बिकॉज जनता एक कॉमन वर्ड समझती है सेल्फ डिफेंस, इसलिए उस माध्यम से मैं अभी सेल्फ डिफेंस यूज कर देता हूँ। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को घूसा या लात मारो। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है, अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त आपके शरीर में सबसे बड़ा हथियार क्या है, तो आप क्या बोलेंगे इस वक्त? व्हाट इज द बिगेस्ट वेपन इन योर बॉडी? मेरा दिमाग। एग्जैक्टली। टंग। क्या बोलना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है और कब बोलना है। दिस सेव्स यू फ्रॉम ट्रबल एंड दिस गेट्स यू इनटू ट्रबल। सबसे पहले तो ये जरूरी। दूसरा, आप कौन से देश में रहते हैं, और उस देश में रहने के हिसाब से यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कौन सी जगह आपको किस वक्त जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सेफ्टी आपके हाथ में बहुत डिपेंड होती है। जैसे आप ओला उबर करते हैं, जरूरी नहीं आप रियल फोन कॉल करें, आप फेक फोन कॉल भी कर सकते हैं कि मैं इस ओला कार नंबर इसमें बैठ के, पापा मैं घर आ रही हूँ, 25 मिनट के अंदर आ जाऊंगी। या आप गाड़ी के अंदर बैठ के भी बोल सकते हैं, जस्ट टू मेक द ड्राइवर अवेयर। और यू कैन क्लिक अ फोटोग्राफ इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर ऑफ द कार नंबर। यू नो, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। आपके घर को एक शॉर्टकट भी जाता है, एक लॉन्ग कट भी जाता है।
और ये सब आपको मालूम है, ये जो अभी आपने सेगमेंट दिखाया था ना एनिमल्स का, सबसे ज्यादा सेल्फ डिफेंस आपको एनिमल सिखाते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आप देखिए, टाइगर जब अटैक करता है पूरा सेल्फ डिफेंस आपको इसी में आपको मिल जाएगा। 3 तरीके के प्रे चुनता है। ओके। पहला प्रे, अगर झुंड में हिरन है तो टाइगर किसको चुनता है? 50 में से वो ऐसा कौन सा है जिसको टाइगर चुनता है? सबसे पहले वो जो अनअवेयर है। तो जब लोग अटैक करते हैं, लोग ग्रुप में अटैक करते हैं। आजकल कोई अकेला अटैक नहीं करता, गैंग अटैक करता है। आजकल लोगों की आदत है, मोबाइल लिया, सर नीचे किया, बात कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, सीधा कौन है, आगे कौन है। यू कैन स्टिल टॉक ऑन द फोन विथ कीपिंग योर हेड स्ट्रेट, लुक Awareness लेफ्ट के एंड साथ। राइट। तो अटैक करने वालों को लगेगा कि नहीं यार, द पर्सन इज अवेयर, वो देख रही है, वो नोटिस कर रही है। तो शेर सबसे पहले उसको पकड़ता है जो अनअवेयर होता है, दूसरा उसको पकड़ता है जो झुंड से दूर होता है। तो कभी भी ऐसे रास्ते ना लें जहाँ पे आप अकेले चल रहे हो। अगर रात को जा रहे हैं तो आप मेन रोड से चलें, जहाँ पे लोग हैं, जहाँ आप चिल्ला सकते हैं, आप हेल्प मांग सकते हैं। तीसरा वो जिसको मैं बोलता हूँ जो जानवर लिम्प करता है, वो देखता है ऐसे जानवर को, छोटा बच्चा या लिम्प कर रहा है जिसकी फिजिकल डिसेबिलिटी है। सो ऑलवेज कीप योर सेल्फ फिट, कि अगर 4 लोग भागें तो आप उनसे तेज भाग सकें। राइट यू नो, जी। माँ बाप बचपन से हमें सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, बेटा घर में ताला लगा के जाओ, लेफ्ट राइट देख के सड़क क्रॉस करो। ये हम भूल जाते हैं। सेल्फ डिफेंस इज नॉट अबाउट फाइटिंग, इट इज हाउ नॉट टू एंड इनटू दैट Into ट्रबल। the fight, to the और trouble. अगर आप आ गए तो मैम उसके लिए ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हम कहते हैं जिम में जब 100 घंटे आप ट्रेन करेंगे तब शायद आप सड़क में 1 मिनट लड़ सकते हैं। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 5 से 6 लोगों से एक साथ अकेला लड़ा था। ओके। I had been attacked by a knife also and I have survived. So I have seen street rage. मैं लड़ा हूँ, मैं बचा भी हूँ, भगवान की कृपा से मुझे कभी चोट नहीं लगी। बहुत सीरियस टॉपिक है, इसलिए ये सोच के कि आप मार्शल स्पोर्ट्स सीखोगे और सड़क में अपने आप को बचा लोगे, बिल्कुल गलत है। जी। इट इज़ लाइक आप अगर मेरी माँ है और आपने मेरे को एग्जाम के लिए तैयार कराया, मैथमेटिक्स पढ़ाया और एग्जाम के दिन मुझे ज्योग्राफी का एग्जाम देना पड़ा तो मैं फेल हो जाऊंगा। ये उतना ही डिफरेंट है। जी। जैसे ही कथक सीख के आप जैज नहीं, आप मतलब वो हिप हॉप नहीं कर सकते, हिप हॉप सीख के आप कथक नहीं कर सकते। आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए। तो इन सब के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग है। और सब अच्छे, आपकी चॉइस है आप क्या सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सर्वाइवल सीखना चाहते हैं तो आपको सर्वाइवल कॉम्बैट सीखना पड़ेगा उसके लिए। जी। और अगर बात की जाए विमेन इन मार्शल आर्ट की, तो उसके बारे में आप क्या कहना विमेन इन चाहेंगे? मार्शल आर्ट्स, जी। विमेन से ज्यादा सुप्रीम पावर तो किसी में है ही नहीं। मैम दुर्गा, फेरोशियस, काली, जब मैंने नाम लिया पिकिरी टर्शिया काली नाम लिया, मैं हमेशा बोलता हूँ टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड और टू बी एबल टू गेट आउट ऑफ एनी सिचुएशन यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। और औरत से ज़्यादा सेंसिटिव कोई है नहीं। एक औरत को अच्छा टच पता है, बुरा टच पता है, उनकी सिक्स सेंस बहुत हाई होती है। द ओनली थिंग जिसके लिए मैं कैंडिड हूँ, शायद मेरे को लोग ट्रोल भी कर देते हैं, मैं बहुत ब्लंट हूँ इस चीज़ में बोलने के लिए। हम लोग विमेंस डे बनाते हैं, उस दिन हम सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर बुलाते हैं एक दिन, और फिर उसके बाद 1 साल तक हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम 1 घंटा सीखने के बाद हमको सेल्फ डिफेंस आ गया। नहीं, जिस तरीके से आप हर रोज़ खाना खाते हैं, हर रोज़ नहाते हैं, हर रोज़ पानी पीते हैं, उसी तरीके से अगर आप अपने जीवन में हफ्ते में 3 दिन इस ट्रेनिंग को नहीं दे सकते तो आप नहीं बचा सकते। कितनी वर्कशॉप हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, ये क्राइम घट नहीं सकता। लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर आप देखिए, अगर एक सोसाइटी में मैं बोलता हूँ 10,000 लोग रहते हैं और उसमें से 5,000 औरतें हैं, अगर 5,000 औरतें हफ्ते में 3 दिन मार्शल आर्ट्स कर रही हैं, मजाल है अगर उस सोसाइटी में कोई आदमी किसी औरत को छेड़ जाए। तो जो सुशक्त होता है ना वही सुरक्षित होता है। मैम बिल्कुल, वेरी राइटली सर। और अल्टीमेटली
चाहे वो सेल्फ कॉम्बैट, अल्टीमेटली इन सभी आर्ट फॉर्म्स का एक ही गोल है कि खुद से खुद का परिचय करना, खुद को और जानना, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, To be a better version of yourself. Exactly. बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आई कैन अगेन आई कैन से आई कैन स्टिल फील योर एनर्जी, इट्स सो पावरफुल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस तरह की कलाओं को केवल 1 या 2 दिन तक सीमित ना रहे, इसको अपनी जीवन का हिस्सा बनाए। और जब हम ऐसी कलाओं को अपना जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं से जुड़ते हैं, अपने आप को सशक्त तो करते ही हैं, अपने वातावरण को भी काफ़ी सशक्त करते हैं। जी बिल्कुल, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टॉकिंग टू शिफू कनिष्क।